दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रस्तुत हुआ और उससे कुछ दिन पहले आईएमएफ का जो रिपोर्ट आया, भारत के लिए हाईली पॉजिटिव रहा दोस्तों। गरीबी दर, पॉवर्टी पे ये लेख था। गरीबी दर उन लोगों की संख्या का अनुपात है जिनकी आय गरीबी रेखा से नीचे आती है। दोस्तों, पॉवर्टी लाइन देखी जाती है जिससे अंदाजा रहे कौन से कंट्री में कितनी गरीबी है और उसे दूर करने के उपाय देखे जाते हैं। दोस्तों, भारत 120 करोड़ से अधिक की आबादी वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पिछले एक दशक में वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश का एकाकीकरण आर्थिक विकास के साथ हुआ है। भारत अब एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में दोस्तों उभर रहा है। वर्ष 2000 से भारत ने पूर्ण गरीबी को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2011 से 2015 के बीच 9 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है, जो कि भारत की जबरदस्त कामयाबी है। दोस्तों, अगर ठीक 10 साल पहले की बात करें, उस समय का एक लेख अगर हम यही वर्ल्ड बैंक का देखें, दोस्तों 2012 वर्ष 27 करोड़ भारतीय थे गरीब। हर 5 में से एक भारतीय गरीब था। हालांकि ये वही देश था जो एक समय सोने की चिड़िया था, जिसके पास इतना धन था, जिसके पास एजुकेशन इतनी मात्रा में था, जहाँ के ट्रेडिशन देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आना पसंद करते थे। दोस्तों, वही भारत आप देख रहे हो। 2012 27 करोड़ भारतीय थे उस समय गरीब, यानी हर 5 में से एक। दोस्तों, 7 द 7 लो इनकम स्टेट्स हाउस 62% ऑफ पुअर्स। पूरा भारत देखे तो 62% गरीब यही 7 लो इनकम स्टेट्स में पाए जाते थे। कम आय वाले राज्य भारत की 45% आबादी का घर है, यहां पे लिखा है, हमें पढ़ना होगा, का घर थे, क्योंकि ये 2012 की बात हो रही है दोस्तों। दोस्तों, यूपी, बिहार, ये पूरा 100% के हिसाब से दिया हुआ है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नंबर ऑफ पुअर इन लो इनकम स्टेट्स इन मिलियन। हालांकि हमने सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर भी, जैसे अब तक 14 प्राइम मिनिस्टर इंडिया को मिले हैं, जिसमें से 8 यूपी और एक बिहार में से भी थे, पर ये डेटा देख के कुछ अच्छा नहीं लगता दोस्तों। 80% ऑफ इंडिया पुअर, दोस्तों भारत के 80% गरीब रूरल एरियाज में से आते हैं। आपने देखा होगा, इसीलिए दोस्तों कई स्कीम्स पिछले कुछ समय में चली जिसमें रूरल एरिया में रहने वालों की इनकम को 4 गुना करने का टारगेट रखा गया था। पॉवर्टी रेट 25% है दोस्तों, था दोस्तों रूरल एरिया का। अर्बन एरिया में यही पॉवर्टी रेट 14% होता है। दोस्तों, रूरल में अपॉर्चुनिटीज कम होती है और इसीलिए लोग रूरल से अर्बन में आने का प्रयास करते हैं ताकि इस रेखा से बाहर निकले। दोस्तों, 27% जो गरीब थे वो छोटे गांव में पाए जाते थे। 19% गरीब बड़े गांव में, 17% पुअर कस्बे स्मॉल टाउन्स में देखे गए थे और 6% गरीब दोस्तों अर्बन में। तो इसी चार्ट को देख के सीधी आइडिया क्लियर होती है कि कहां पे ज्यादा काम करने की जरूरत थी दोस्तों, और हमने देखा कि वहीं पे टारगेट रख के पिछले कुछ समय में दोस्तों काम हुआ है दोस्तों। पॉवर्टी
is highest among scheduled tribes. दोस्तों 43% शेड्यूल्ड ट्राइब्स पुअर है, 29% शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स पुअर, 21% अदर बैकवर्ड कास्ट आर पुअर एंड 12% में बाकी यानी अदर्स आते हैं दोस्तों। Only 28% of Indians are SC and ST। तो ये डेटा देके चौंकेगा नहीं। 28% भारतीय SC और ST में आते, लेकिन 43% जो गरीब है वो SC और ST है। यहां दोस्तों 2012 की ये बातचीत हो रही है, भूलिएगा नहीं इसको। कैजुअल लेबर is the main source of income for rural poor। दोस्तों फार्म यानी खेतों में 34%, जैसा कि आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो, कैजुअल लेबर। दोस्तों यही चित्र अगर आप अर्बन एरिया का देखें, जो नॉन गरीब है वहाँ अर्बन एरियाज में, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड कैजुअल लेबर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन द अर्बन पुअर। दोस्तों जब इनकम कम होती है तो ज्यादातर जो कॉस्ट होता है वो खाने के पीछे हो जाता है, फूड के पीछे। अगर फूड, फ्यूअल एंड लाइट और एजुकेशन ये तीन चीजें गिने तो करीबन 75% खर्चा यही होने के कारण दूसरी चीजों के लिए पैसा नहीं बचता है। और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ऐसी कंट्री में बहुत कम होती है जहां पे ज्यादा लोग यह कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे फूड का कॉस्ट उतना नहीं बढ़ता है, पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग आपकी बढ़ जाती है, जिससे उद्योगों को भी वेग मिलता है और बाकी लाइफस्टाइल भी चेंज होती है। ये जैसे डेटा आप देखते हो यहाँ पे पुअर और नॉन पुअर का डेटा दिया हुआ है। नॉन पुअर का करीबन 9% कम खर्चा फूड के पीछे हो रहा है, करीबन उनसे 4% कम खर्चा फ्यूअल और लाइट के पीछे हो रहा है, राइट। वो लोग एजुकेशन पे ज्यादा कॉस्ट बेयर करते हैं। तो यहाँ पे फूड और फ्यूअल एंड लाइट गिने जो बेसिक नेसेसिटी तो है ही, तो नॉन पुअर 56% कॉस्ट उनका वहां जा रहा है, जबकि पुअर में 69% खर्चा मेजर कॉस्ट दोस्तों यहाँ पे चली जाती है, जिससे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं रहती है। दोस्तों यहां पे जो पुअर होते हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम होने के कारण उनके पास एसेट, नॉर्मल एसेट भी कम रहती है। अब देख सकते हो यहाँ पे पुअर नॉन पुअर का डेटा दिया गया है। 6%, 61% पुअर के पास मोबाइल फोन्स थे, जबकि नॉन पुअर 86% लोगों के पास मोबाइल फोन थे। टीवी देखे तो नॉन पुअर के पास 65% है, पुअर के पास खाली 29% पुअर्स के पास टीवी है। स्टोव 27%, टू व्हीलर्स खाली 5% टू व्हीलर्स के पास 5% पुअर के पास टू व्हीलर है, जबकि यही डेटा अगर हम नॉन पुअर के देखते थे तो 29% डेटा हुआ करता था। रेफ्रिजरेटर 24% लोगों के पास, तो अगर नॉन पुअर है तो पुअर खाली 2% लोगों के पास रेफ्रिजरेटर है। वॉशिंग मशीन तो किसी के पास है ही नहीं, 0%। नॉन पुअर 11% ओन करते हैं। पीसी और लैपटॉप किसी के पास नहीं है, पुअर में 0%, जबकि नॉन पुअर में 7% का ये डेटा आता है। गाड़ी का तो सवाल ही नहीं होता है, 0% पुअर। नॉन पुअर के पास भी खाली 5% लोगों के पास गाड़ी थी। दोस्तों सबसे बड़ा फर्क यहां पे पड़ जाता है एजुकेशन में। दोस्तों आप देख सकते हो पुअर में 45%, आप देख सकते हो, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट डेटा, 45% इलिटरेट होते हैं। हो सकता है पुअर होने की वजह से इलिटरेट है, और उसका विपरीत भी हो जाता है, इलिटरेट होने की वजह से पुअर भी रहते हैं।
25% लिटरेट और जस्ट प्राइमरी एजुकेशन। दोस्तों 45 और 25 मिलाओ तो करीबन आप देख सकते हो 70% लिटरेट या प्राइमरी तक की ही एजुकेशन ले पाते हैं, इसलिए वो पुअर है, या पुअर है इसलिए ये है। जो कि देश में एजुकेशन फॉर ऑल की स्कीम तो है सबके लिए। नन पुअर का अगर आप देखो दोस्तों 26% इलिटरेट है। उसमें सबसे बड़ा जो बेस है वो है सेकेंडरी एंड अबाउ का। 37% लोग सेकेंडरी और अबाउ का एजुकेशन ले चुके हैं। वापस वही हम कह सकते हैं, ये 37% से ज्यादा लोग सेकेंडरी और अबाउ का एजुकेशन ले चुके हैं, इसलिए वो नॉन पुअर है, राइट। तो एजुकेशन का जबरदस्त रोल यहां पे हमें दिख रहा है दोस्तों। दोस्तों उसी प्रकार से इन रूरल एरियाज मोर मार्जिनल लैंड ओनर्स आर अमंग द पुअर्स। मार्जिनल यानी दोस्तों 1 हेक्टर से भी कम जमीन वाले जो लैंड ओनर है वो सबसे ज्यादा करीब है 82%, और भारत में ज्यादातर यही है। इसी के साथ गरीब होने की वजह से बेसिक सर्विसेज का भी ये लोग उपयोग नहीं कर सकते। आपने देखा होगा भारत में कुछ समय पहले शौचालयों का हाई फोकस हुआ। अब बहुत लोग कह सकते हैं क्या है ये सब, इस पे क्या फोकस करने का। लेकिन दोस्तों पुअर 21% ही उनके पास इसकी व्यवस्था थी। तो दोस्तों करीबन 79% बाहर में शौच होता है। नॉन पुअर में ये संख्या, ये परसेंटेज अच्छा है, 62% के पास व्यवस्था है। पर दोस्तों अभी हम लोग 100% टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो कि पुअर के पास 61% ही थी, 40% गरीब लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। हालांकि ये टारगेट भी हम हासिल कर चुके हैं दोस्तों, 100% इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल। और इस चीज को वर्ल्ड बैंक ने जबरदस्त बखान किए हैं दोस्तों। टैप वाटर, आपने जब कोविड की पहली लहर आई उस पहले क्वार्टर में ही आपने देखा होगा कि भारत सरकार एक नए मिशन के साथ चली, जल मिशन, कि घर घर पानी आना चाहिए दोस्तों। दोस्तों 94% ऑफ द पुअर के पास पानी की व्यवस्था ही नहीं है। अभी भी पानी उनको नहीं मिल पाता है दोस्तों। दोस्तों पिछले 2 साल में इस पे जबरदस्त काम हुआ है, और ये फिगर अभी के हाल में अगर हम देखें तो काफी इंप्रूव हुई है, और हम बढ़ रहे हैं 100% टैप वाटर की ओर। दोस्तों फिलहाल अभी जस्ट रिसेंटली कुछ डेटा प्रकाशित हुए थे, आपने देखे होंगे शायद। यस दोस्तों, ये सब बेसिक चीजें हैं। अगर ये सब बेसिक चीजें मिले तो ऑटोमेटिकली दोस्तों स्तर ऊपर आता है, इनकम बढ़ती है दोस्तों। समय आ चुका है भारत को वोट करने का, भारत की और आगे बढ़ने का दोस्तों। भारत इन सारी चीजों में वापस जो उनका गोल्डन पीरियड था उस समय आगे बढ़ती जा रही है। हम सबको इस चीज को लेके चलना होगा दोस्तों। एजुकेशन फॉर ऑल, बेसिक सर्विसेज फॉर ऑल। हालांकि अच्छी तरह से तैयार की गई राजकोषीय और मौद्रिक नीति समर्थन के बावजूद कोविड 19 महामारी ने फाइनेंशियल ईयर 21 में भारत की अर्थव्यवस्था को 7.3% के संकुचन का नेतृत्व किया। हमने देखा दोस्तों बढ़िया काम इंडिया में होते जा रहे थे, और कोविड 19 की एंट्री ने इन सब चीजों में एक स्पीड ब्रेकर का रूप किया। लेकिन फिर भी दोस्तों भारत आगे बढ़ता जा रहा है। घातक दूसरी लहर के बाद वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 22 में विकास दर, आपका जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5 से 12.5% की निचली सीमा के करीब रहने की उम्मीद है। फिर भी भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रही है दोस्तों। कोविड 19 के बाद इंडिया सबसे तेजी से बाहर उभर के आया है और सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है दोस्तों।
कोविड समस्या, आपको पता है वैक्सीनेशन में भारत की लीडरशिप थी इस बार। टीकाकरण की गति जो बढ़ रही है इस वर्ष और उसके बाद की आर्थिक संभावनाओं को निर्धारित करेगी दोस्तों। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड लेबर रिफॉर्म्स वुड बूस्ट मीडियम टर्म ग्रोथ। ये हम जानते ही है दोस्तों किस प्रकार का इंपैक्ट इससे आया। उसके साथ ही दोस्तों कोविड से जो कॉरपोरेट वर्ल्ड पे जो एक नेगेटिव इफेक्ट आई थी, ये भी हमें ध्यान में रखनी होगी। हालांकि अभी हम लोग इसके ऊपर निकल चुके हैं दोस्तों। इस बार का जीडीपी जो हम देखेंगे दोस्तों, 3 ट्रिलियन पार इस बार जीडीपी रहने वाला है। हम दोस्तों लाइफ टाइम हाई जीडीपी इस बार पोस्ट करने वाले हैं। तैयार हो जाओ आप लोग। द इकोनॉमिक, माना जाता है कि प्रकोप से उत्पन्न आर्थिक मंदी का विशेष रूप से गरीब और कमजोर परिवार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। कोविड 19 के झटके के जवाब में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, दोस्तों दाद देनी होगी इंडियन रिजर्व बैंक को, उन्होंने जो स्टेप लिए उनको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने सर आंखों पे किया। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने कमजोर फर्मों और परिवारों का समर्थन करने, सेवा वितरण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर बढ़े हुए खर्चे के साथ, यानी सेवा वितरण का विस्तार करने और प्रभाव को कम करने के लिए कई मौद्रिक और राजकोषीय नीतिगत उपाय किए। ये सारे लिए गए अर्थव्यवस्था पर संकट न आए उसके लिए। इन सक्रिय उपायों के लिए धन्यवाद। अर्थव्यवस्था के पलटाव की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2022 में एक मजबूत आधार प्रभाव के साथ और उसके बाद विकास के लगभग 7% पर स्थिर होने की उम्मीद है और हम भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी दोस्तों देखेंगे। जुलाई 21 टू फरवरी 22 के बीच बेरोजगारी दर 2019 के औसत 7.5% पर लौट आई है दोस्तों। प्री कोविड लेवल पे हमारा एम्प्लॉयमेंट वापस आया है। इसका विपरीत आप यूएस और यूरोप में देखो तो दोस्तों एम्प्लॉयमेंट डेटा बिल्कुल अच्छे नहीं है। मई 2021 में दोस्तों ये 12% पहुंच चुके थे कोविड के कारण, लेकिन हमने रिकवरी जबरदस्त बताई है एम्प्लॉयमेंट में भी दोस्तों। मार्च जून 2021 के बीच कम और उच्च कौशल दोनों तरह के श्रमिकों की कमाई ने पूर्व महामारी बेसलाइन स्तरों के अंतर को लगभग बंद कर दिया है दोस्तों। यस, इसी को कहते हैं वी शेप रिकवरी, आप प्री कोविड लेवल से ऊपर हो। पॉवर्टी के ये लेटेस्ट डेटा दोस्तों 2011 के जो डेटा पब्लिश हुए थे, नेशनल पॉवर्टी लाइन हमने अभी बात की, 21.9% इंडिया पॉवर्टी लाइन के नीचे था। नंबर ऑफ पुअर्स वर 28 करोड़। 2017 में इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के हिसाब से आप देखो तो ये स्तर 12.1% आ चुका था। 27 करोड़ जो एक समय नेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, 16 करोड़ का ये फिगर पहुंच गया। और जो एक समय पे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग सबसे ज्यादा थे इंडिया में, अभी लोअर मिडिल इनकम क्लास 48% पहुंच चुका है दोस्तों। हम आने वाले समय में देखेंगे जैसे कि भारत में 4 में से 2 लोग गरीबी रेखा पे थे दोस्तों, अब हम हर 4 में से 2 को अभी मिडिल क्लास देख रहे हैं। आने वाले समय में दोस्तों 4 में से 2 हायर इनकम में होंगे, ऐसी उम्मीद है दोस्तों। इंडियंस का इनकम स्तर बढ़ता जा रहा है। एनुअलाइज्ड कंजप्शन ग्रोथ पर कैपिटा बॉटम 40% का भी देखे 2004 से 11 में तो ये करीबन 3.2% से दोस्तों बढ़ता जा रहा है। प्रोस्पेरिटी बता रही है दोस्तों। यहाँ पे एनुअलाइज्ड जीडीपी कैपिटा ग्रोथ 2004-11 में 5.35, जीडीपी पे कैपिटा ग्रोथ दोस्तों 4-11 में
आपने देखा उनसे कंजप्शन का जो ग्रोथ था वो 3.66% था। दोस्तों हाल ही में अगर आप देखो तो यूएस की जीडीपी पर कैपिटा 2% के आसपास बढ़ा है, पर दोस्तों उनका इन्फ्लेशन 7 to 8% पहुंच चुका है। दोस्तों इससे कितनी खराबी हो सकती है हमें अंदाज लगा देना चाहिए। यही हाल यूरोप का है। दोस्तों भारत में ऐसा नहीं है। भारत का जीडीपी पर कैपिटा करीबन 10% से बढ़ा है। उसके सामने हमारा इन्फ्लेशन 6 to 7% से बढ़ा है। हम इन्फ्लेशन में डेवलप कंट्री से बढ़िया कर रहे हैं, जीडीपी पर कैपिटा में बढ़िया कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये उम्मीद की जाती है कि इन्फ्लेशन के कारण जो नुकसान होगा वो डेवलप कंट्री को तो होगा ही, पर इमर्जिंग इकोनॉमी को भी इसकी बड़ी विपरीत असर पड़ सकती है। पर अब तक भारत ने उसमें आउट परफॉर्म दोस्तों जरूर किया है। दोस्तों ये आपका जीडीपी का डेटा है। आप देख रहे हो कैसे भारत एडवांस इकोनॉमीज को, इमर्जिंग मार्केट को और पूरी दुनिया को दोस्तों आउट परफॉर्म कर रहा है और करने की पूरी उम्मीद भविष्य में भी है। दोस्तों ये इन्फ्लेशन का डेटा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर जो लेफ्ट साइड दिया गया है ये वर्ल्ड का डेटा है। दोस्तों वर्ल्ड इन्फ्लेशन 2007 के हाई के करीब पहुंच रहा है, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इससे कॉरपोरेट्स के जो प्रॉफिट है वो टूटेंगे, इंडिविजुअल लोगों के खर्चे बढ़ेंगे। कॉरपोरेट के प्रॉफिट, कॉरपोरेट के खर्चे इंडिविजुअल लोगों से ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके फोकस्ड रॉ मटेरियल होते हैं। दोस्तों तैयार हो जाओ, प्रॉफिट घटने वाले हैं, राइट। जब तक ये वार खत्म नहीं होती है इन्फ्लेशन बुरा विलन बन के आएगा, पर इसका आप लाभ उठा सकते हो। जब आपको पता ही है भारत 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहा है, इकोनॉमी जबरदस्त इंडिया की बढ़ने वाली है, दुनिया को हम चारों कोने से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों का फायदा उठाइए दोस्तों, एक्यूमुलेट कर सकते हैं हम लोग। इन्फ्लेशन नीचे दुनिया का दिया गया है। हालांकि हम 2000 तक हम बिल्कुल बढ़िया नहीं करते थे, हमने अंडर परफॉर्म किया था वर्ल्ड को इन्फ्लेशन में, जीडीपी में, हर चीज में। लेकिन 2002 के बाद की बात ही कुछ और है दोस्तों। वर्ल्ड बढ़ रही होगी इन्फ्लेशन 2008 तक, लेकिन दोस्तों भारत का इन्फ्लेशन बिल्कुल 2008 की ओर नहीं जा रहा है। इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग द वर्ल्ड, और उसकी इफेक्ट आप मार्केट कैप में भी देख रहे हो। बाजार पे उसकी विपरीत इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इसका फायदा उठाना चाहिए। तैयार हो जाओ दोस्तों, इंडिया 2030 भारत में ऐसी कंपनियों की संख्या बढ़ने वाली है जो 5,000 करोड़ का टर्नओवर करती होगी, और ऐसी कंपनियां जो आज स्मॉल कैप या मिड कैप में है, ऐसी कई कंपनियों को आप आने वाले समय में लार्ज कैप में एंटर होता हुआ देखोगे। दोस्तों ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इंडिया में नजर आ रही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इंडिया के लिए रेडी हो जाइए दोस्तों। प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से पीयूष पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद साथ रहने के लिए। अपडेट्स अगर इसी प्रकार के चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे कमेंट चाहिए आप दोस्तों आने वाले 10 साल कौन सी कंट्री में निवेश करने वाले हो। हम कहते हैं इंडिया, बट वी वांट टू नो योर व्यू। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।